दोस्तों मैं भी देख रहा था कि हिंदुस्तान के बहुत सारे व्यापारियों ने टर्की का विरोध करना आरंभ कर दिया है। जितने भी एप्पल एसोसिएशंस हैं उन्होंने सबने इसका विरोध किया है, चाहे वो पुणे के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, दिल्ली के हों। साथ ही साथ जितना भी मार्बल एजेंसीज हैं उन्होंने भी टर्की से होने वाले व्यापार के लिए पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। उसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष जाने वाले पर्यटक होते हैं उन्होंने भी अपने टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं। टूरिज्म से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने भी टर्की का बायकॉट करना आरंभ कर दिया है। साथ ही साथ बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं जो टर्की के साथ में अच्छे संबंध रखते हैं या जिन्होंने पहलगाम के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला, उनका भी विरोध चल रहा है, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान के तो वहाँ की सरकार के साथ में बहुत अच्छे संबंध भी हैं और इस व्यक्ति की फिल्म भी आने वाली है और इसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। लेकिन इन सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण है कि जो पहलगाम के अंदर नाम और धर्म पूछ करके हिंदुओं की जान ली गई थी, जिसके पीछे लश्कर तैयबा के एक मोर्चे का हाथ था जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ। ये सब कुछ होने के बावजूद किसी भी बॉलीवुडिये ने एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि वो लोग कैमरा और माइक लेकर के अपनी फिल्मों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसे समय में टर्की का विरोध क्यों होना चाहिए, ये बात सबको पता होनी चाहिए। टर्की ने पाकिस्तान को क्या क्या सहायताएं भेजी हैं, उसके नैरेटिव के युद्ध में कितनी उसकी सहायता की है, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अभी तक उनको कितना सपोर्ट किया है और उन्होंने हर बार हमारी पीठ में कितनी बार छुरा भोंका है। देखिए, मालदीव का भी यही विषय था। मालदीव भी कंटिन्यूअसली हमसे बिजनेस ले रहा था, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता था। हमने विरोध किया, घुटनों पर आ गया। आज आप पाकिस्तान जाकर के उनको टूरिज्म नहीं देते, लेकिन टर्की अजरबैजान जाते हैं तो वो पैसा भी लौट करके उनके आतंकवादियों, उनके सैनिकों के जरिए आपके देश के अंदर आपके फौजियों को मारता है। तो इसलिए इस नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। आज हम थोड़ी सी चर्चा इसी के ऊपर करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ को देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट की जा रही है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस चैनल के खिलाफ खड़ा हो चुका है, क्योंकि हम कभी भी ग्रे शेड में बात नहीं करते, हम ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि यदि ये चैनल इसी प्रकार से चलता रहा तो ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो सकता है। ऐसे समय में हमें उन सभी लोगों से जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, जिनको हमारा कंटेंट, हमारी भाषा समझ में आती है, पसंद आती है, वो सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें और एक मंथली डोनेशन जरूर बांध लीजिएगा, ताकि हमारा ये चैनल इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में एक जन जागरूकता अभियान चलाता रहे। साथ ही जितने भी पाठकगण हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो है इंडिया में छिपे हुए स्लीपर सेल्स का। स्लीपर सेल्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1। इसको आप बड़ी छूट और फ्री डिलीवरी के साथ में खरीद सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से टर्की ने हिंदुस्तान को खोखला करने का कार्य किया है। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान ड्रोन अटैक पर, बड़ा खुलासा, तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था। मित्रों, जैसे ही हिंदुस्तान ने रिटेलिएशन किया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो सबसे पहले भारत का विरोध करने वाला और पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला देश कौन था? टर्की था, जिसने कि भारत के पास में जो कश्मीर का हिस्सा है इसको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहकर के संबोधित किया था। उसी के साथ ही साथ टर्की ने पाकिस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत साथ दिया था। जैसे कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता चला गया कि उसके नागरिकों के ऊपर हमला किया गया है, उसकी आम बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया गया है। जैसे ही यह हमला हुआ, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इसने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें बयान में देते हुए कहा कि हमारे यहाँ के काफी लोग मारे गए हैं और इस हमले की शुरुआत तो भारत ने ही की थी। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम तक दे देता पाकिस्तान ने। टर्की की प्रो पाकिस्तान मीडिया जैसे कि अनादोलू एजेंसी और टीआरटी वर्ल्ड ने इस दावे को और ज्यादा बढ़ाया। जहां एक तरफ पाकिस्तान सिर्फ यह कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 26 नागरिक मारे गए हैं, टर्की ने इस संख्या को बढ़ा दिया और उसको तुरंत ही 40 नागरिकों की संख्या बता दिया। और बाद में पाकिस्तान को जो यह कह रहा था कि हमें भी नहीं पता 40 मर गए, बाद में टर्की का एविडेंस लेकर के वो भी कहने लग गया कि नहीं, 40-41 तो मरे ही हैं। साथ ही साथ ये नैरेटिव बिल्डिंग में चाइना ने भी पाकिस्तान का बहुत साथ दिया था। इसके बाद में 27 अप्रैल को 6 तुर्की वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान कराची पहुंचते हैं। बाद में जब इनके बारे में पता लगता है
तो ये कहता है कि हम तो वहां पर तेल भरवाने के लिए गए थे। मतलब साला जिस देश के पास में सिर में तेल लगाने को नहीं है, जिनके पास में पिछवाड़ा धोने के लिए पानी तक नहीं है, टर्की जैसा देश उस कंगाल देश में तेल भरवाने के लिए आएगा। 2 मई को फिर यही घटना घटित होती है कि तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बायुकादा ये भी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में टर्की की खुफिया प्रमुख ने पाकिस्तान का दौरा किया और भारत के खिलाफ पूरे समर्थन का आह्वान कर दिया और उसने कहा कि हम पूरी तरीके से इस युद्ध में आप लोगों के साथ हैं। 8-9 मई को पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की निर्मित असिसगार्ड सोनगार यूएवी और TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारतीय शहरों को निशाना बनाया, जिसमें कि दिल्ली और अमृतसर भी शामिल थे। हालांकि वो बात अलग है कि भारतीय वायुसेना ने इन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था, लेकिन जब वो नीचे गिरे उनके मलबे से ये बात पता लगी कि सारे के सारे तुर्क में बने हुए हैं। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि अप्रैल और मई की शुरुआत में ही तुर्की की सैन्य गतिविधियां इन हमलों की तैयारी कर रही थी। अर्थात ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो टर्की को बहुत पहले से पता था कि किस प्रकार से इनके लोग कश्मीर के अंदर जाएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, फिर भारत उस पर रिटेलिएशन करेगा और हमको फिर अपने जो एमिनेशंस हैं वो इस्तेमाल करने के लिए खुली छूट पाकिस्तान को देनी है। जब कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तानियों को, टर्की वालों को सब कुछ पता था, तो क्या हिंदुस्तान में छिपे हुए आधे कटे हुए खतना मोर्चा को नहीं पता था? उनको भी पता था कि किस प्रकार से 26 हिंदुओं के ऊपर एक मुस्लिम की हत्या को रखा जाएगा और कहा जाएगा कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया। फिर यहां पर दूसरा प्रोपेगेंडा ये चलेगा कि देखिए अब नरेंद्र मोदी या यहाँ की सरकार या फौज चुनावों के नाम पर हिंसा करेगी और फिर कहा जाएगा कि सरकार ने चूड़ियां पहन रखी है, हमला क्यों नहीं करती। जब हमला करेंगे तो यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा कि से नो टू वॉर, और जब उस वॉर को रोक दिया जाएगा तो फिर से प्रोपेगेंडा चलाएगा कि सरकार कायर है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूं कि युद्ध केवल सरकार और फौज ही नहीं जीतती, अवाम जीतती या हारती है अपने नैरेटिव के साथ में। लेकिन जिस प्रकार से इस्लामिकों और वामपंथियों ने पूरी तैयारी के साथ में हिंदुस्तान को खोखला करने का कार्य किया इस पूरे के पूरे युद्ध के दौरान में, वो चीज सरकार या हम और आप नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों को शत्रु बोध नहीं है, इतिहास बोध नहीं है। टर्की मीडिया ने फिर से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। टर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के झूठे दावों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। वहां की एजेंसी जैसे कि अनादोलू और TRT वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहलगाम के हमले में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरीके से नकार दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा तो भारत का अकारण ही आक्रामकता है। ये तो भारत ऐसे ही उछल उछल करके आ रहा है, हुआ कुछ नहीं है। इवन भारत की डिग्निटी तक के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया। और बाद में पाकिस्तान की मीडिया ने, टर्की की मीडिया ने हिंदुस्तान के लोगों के ट्वीट्स उठा उठा करके इस्तेमाल करे। पाकिस्तान का द डॉन और द नेशन इस तरीके के समाचारों से भरे पड़े हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति जो है टर्की का रेसेप तैयब अर्दोगान, उसने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करी और कश्मीर के मामले में अटूट समर्थन का वादा तक कर डाला। और उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ में लड़ने के लिए पूरा एमिनेशन आपको देंगे। उसके बाद में लगातार फोन पर उन दोनों की बात होती रही। हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी ड्रोन मारे गए, मिसाइल मारी गई हैं, वो सारी की सारी मैक्सिमम टर्की मेड हैं। देखिए, टर्की भारत का विरोधी तो है और ये कोई मामला बिल्कुल नया भी नहीं है। भारत का विरोध वो हमेशा हर जगह करता रहा है। कश्मीर के मामले में उसने हमेशा हर जगह हमारे कश्मीर के क्षेत्र को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा है। उसने पाकिस्तान का हमेशा से ही 2 नेशन की थ्योरी में समर्थन भी किया है। इवन यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में उसने कश्मीर के मुद्दे को कई बार उठाया और कहा कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है। उसने कई बार वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ जाकर के वोट दी है और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हुए हिंदुस्तान को कहां पर सैन्य अभियान में, कहां पर हथियारों के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में या बिजनेस में नुकसान हो सकता है, उस हर जगह पर टर्की ने हमारा विरोध किया है। और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण सिर्फ एक ही है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा। आप जानते हैं कि दोनों के दोनों इस्लामिक पहचान रखते हैं और दोनों के दोनों ही OIC, सेंटो और RCD में सदस्य भी हैं। और दोनों ही देश ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के संबंध जो UAE और सऊदी अरब के साथ में अच्छे हो रहे हैं वो हों, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी इस्लामिक देश हैं
वो नरेंद्र मोदी का, यहाँ की सरकार, यहाँ की आवाम का खूब सम्मान कर रहे हैं, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान इनको दे रहे हैं। लेकिन ये चीज पाकिस्तान और टर्की को पसंद नहीं है, और टर्की एक और चीज चाहता है कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान को चारों ओर से नौसेना के जरिए हिंद महासागर में घेर सके, ताकि यदि कभी भी युद्ध हो तो हम हिंदुस्तान को चारों ओर से वार करके समाप्त कर दें। अगर हम हथियारों की बात करें तो SIPRI के आंकड़ों के अनुसार तुर्की पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2015 से लेकर 2024 के बीच में तुर्की से पाकिस्तान के हथियारों का आयात, इसमें काफी बड़ी वृद्धि हुई थी। 2024 के दौरान में ही पाकिस्तान ने टर्की से तकरीबन $5.16 मिलियन, दोस्तों अगर इनके पास में इतना पैसा है तो कम से कम ये अपने लोगों को सस्ता आटा प्रोवाइड करवाते। लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए होता है रियासत मदीना, और वो कहाँ बनेगी? हिंदुस्तान के अंदर। वही सुलेमानी कीड़ा टर्की के पिछवाड़े में भी है, क्योंकि उसको पता है कि जिस समय पर पूरी दुनिया के अंदर खलीफत का विरोध हो रहा था, उस समय पर यहां एक पागल व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद दास करीम चांद गाजी, वो व्यक्ति टर्की के अंदर खलीफा को वापस से कुर्सी पर बैठाने के लिए यहां की आम अनपढ़ हिंदू जनता को अपने पीछे पीछे घुमा रहा था। लोगों को लग रहा था कि खिलाफत आंदोलन का मतलब यह है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि उस आंदोलन का मतलब यह था कि टर्की में से जो खलीफा हटाया गया है उसको वापस से बैठाया जाए। हालांकि इस चीज का पूरा वर्णन मैंने अपनी किताब में किया है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा। पाकिस्तान ने टर्की के सोनगार ड्रोन का इस्तेमाल किया था भारत के नागरिकों और यहां के सैन्य ठिकानों को उड़ाने के लिए। वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? टर्की। और ये टर्की सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, भारत के ऊपर जासूसी सैटेलाइट तैनात करना चाहता है ताकि पाकिस्तान की मदद हो सके कि हम कहां किस समय पर क्या चीज कर रहे हैं। आपस में ये लोग संयुक्त मिसाइल और जेट परियोजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के ऊपर गहरे घाव किए जा सकें। एर्दोगान असल में इस्लामिक दुनिया का एक नया खलीफा बनना चाहता है, और इसके लिए वो पाकिस्तान को सबसे पहले साधना चाहता है। पाकिस्तान के बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहां पे बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर। और अगर अंदरूनी लोगों की पाकिस्तान के साथ में साठगांठ अच्छी हो गई तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं कि टर्की का नया खलीफा ये एर्दोगान बन सकता है। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से टर्की ने हमारे साथ में धोखा किया, पीठ में छुरा भोंका है। 2023 में इनके यहां पर 7.8 की तीव्रता से एक भूकंप आया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसमें लाखों लोग घायल हो गए थे। बहुत सारे इनके मकान टूट गए थे। उस समय पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था इनके लिए, और यहां से काफी लोगों को भेजा था रेस्क्यू करने के लिए। बहुत सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स भेजे थे, दवाइयां भेजी थी, और इवन नर्स डॉक्टर सब कुछ भेजा था। उसके साथ ही साथ यहां से खाद्य रसद सामग्रियां भी गई थी। ये सब कुछ करके हिंदुस्तान के लोगों ने हजारों टर्की लोगों को बचाया था। और उसके बाद में टर्की ने 2 साल भी गुजरने नहीं दिए। उसने क्या किया? पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए फिर से मिसाइल्स भेजे, फिर से ड्रोन्स भेजे। अब आपको ये बात समझ में आई कि जो अपने भाई का भाई नहीं हुआ वो आपका भाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उम्मत की लड़ाई है, ये उम्मा की लड़ाई है। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काफिर हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 2023 के भूकंप की नहीं थी। 1999 में भी इनके यहां पर एक और बड़ा भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 17 से 18 हजार लोग मरे थे। इसको इजमित भूकंप कहा जाता है। 17 अगस्त को यह भूकंप आया था, जिसमें कि 17,000 लोग मरे और इसमें लाखों लोग घायल हो गए थे। उस समय पर भी भारत ने इनके यहां पर जहाज भर भर के खाने की सामग्री भेजी थी, लेकिन गद्दारी खून में है, इसलिए फिर से गद्दारी पर उतर आए। अब जो भारत तो और टर्की के बीच में व्यापार होता है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि दोनों तरफ का द्विपक्षीय जो व्यापार होता है वो तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेब है, वहां के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वहां के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, कपड़े हैं, वहां का मार्बल है, और सबसे बड़ा जो हम यहां से जाकर के वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, इनकी पर्यटक बिजनेस बहुत तगड़ा है। मैं एक यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ। इन प्रोडक्ट्स को यदि आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर आप इनको खरीदते हैं तो इनका पूरी तरीके से बायकॉट करें, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा कि एक देश के रूप में सैनिक ही सिर्फ युद्ध नहीं जीतते या लड़ते हैं,
हम भी उसमें सहयोगी होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि भारत के कितने पर्यटक वहां पर जाते हैं, कितना बिजनेस टर्की हमसे करता है, ताकि आपको ये पूरा आंकड़ा क्लियर हो जाए कि क्यों हमें वहां पर जाना घूमना बंद करना चाहिए और क्यों वो एक मीठे जहर की तरह है, क्यों वे ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि हम पाकिस्तान न जाकर के टर्की चले जाएं, लेकिन बात एक सी ही हो। एक आंकड़ा है 2023 का, मैं आपको बता देता हूं, 2,74,000 पर्यटक भारत से वहां पर गए थे और इससे अगले ही साल 3,67,000 पर्यटक भारत से टर्की गए थे। और इसमें अनुमानित जो राशि हिंदुस्तान ने वहां पर गंवाई या खोई या फिर वेस्ट करी है वो तकरीबन थी 2,440 करोड़ रुपए। ये कब का बता रहा हूं? ये बता रहा हूं आपको 2024 का आंकड़ा। 2023 से 24 में जो उछाल आया था वो तकरीबन था 34% का। अगर हम 2024 से 25 का आंकड़ा लगाएं और वही 34% का जंप मार दें तो तकरीबन हिंदुस्तान से टर्की को जो बिजनेस होने वाला है वो होगा तकरीबन 3,470 या कह लो कि 3,500 करोड़ रुपए। और ये बहुत मिनिमम लगाया गया कि बस ट्रैवल करा और आ गए, कुछ दिन वहां रुके, वहां के होटल्स का, वहां के खाने का इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि 5,000 करोड़ तक भी जा सकता है। अब इतना सारा पैसा यदि टर्की हमसे कमाता है तो उसका इस्तेमाल कहां कर रहा है? वो कर रहा है अपने लड़ाकू विमान, अपने ड्रोन, अपने बम, अपने जानलेवा हथियार भारत को मारने के लिए। और हम ये पैसा खुद से अपनी गाड़ी कमाई ले जाकर के उसको देते हैं और फिर उसी के द्वारा खरीदी हुई गोली हम झेलते हैं अपने सीनों पर और अपनी फौज को मरने के लिए बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या सारे युद्ध सरकार और सेना ही लड़ेगी या हमारी भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी बनती है, कुछ कर्तव्य बनता है? क्या केवल हम अधिकारों के लिए चिल्लाते रहेंगे? क्या हमें कर्तव्यों की बात नहीं करनी चाहिए? मित्रों, मुझे लगता है कि हमें ये सारा का सारा पैसा ऐसा एक इकोसिस्टम बनाने के लिए डोनेट करना चाहिए जो कि आपके खुद के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनको सुरक्षित रखे, जो आपके देश के सोए हुए और खोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आपके देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और हमारी इस मुहिम को भी सहायता दीजिए। और यदि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं, शत्रुबोध करना चाहते हैं, तो आप हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र भी खरीद सकते हैं, जिस पर 55% से ज्यादा की छूट चल रही है और उसका पूरा का पूरा डिलीवरी चार्ज मैं स्वयं वहन कर रहा हूं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।